नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। सभी साथियों का स्वागत है इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में। उम्मीद करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, YouTube चैनल पर हिंदी के आज पत्र लेखन वाले अध्याय का सेशन होना था, लेकिन तकनीकी इशू के कारण वो YouTube पर क्लास नहीं हो पाई है, जिसके कारण प्यारे साथियों आज हमने स्पेशल पर बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेशन रखा है। अभी तक जो भी बायोलॉजी हमने पढ़ाई है उन सभी के क्वेश्चंस यहाँ पर लाए गए हैं, ताकि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। सो ये प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए रखा गया है, जहाँ पर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे। जो भी आपने पढ़ा है उसको मिलते हैं पाएंगे। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। नमस्कार कपिल हैं हम। जी। कपिल हैं हम ये कह रहे हाँ बोलिए। कि वो जो आपने अभी पत्र लेखन की क्लास स्टार्ट की है, तो वो यूट्यूब पे ही होनी है सारी क्लासेस, या फिर इस वाले ऐप करवाएंगे आप? वो यूट्यूब पर ही होंगी, यूट्यूब पे। अच्छा, यूट्यूब पे ही, ठीक है। हाँ चलिए, तो साथियों, अगर कोई साथी प्लेटफॉर्म पे नया आया है तो मैं बता देना चाहता हूँ आपका इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में बहुत बहुत स्वागत है। पहले साथियों, एक नया बैच आ रहा है, आप जान रहे हैं 20 जनवरी से अभी बैच चालू हुआ है। पटवारी का टारगेटेड बैच चालू किया गया है पटवारी परीक्षा के लिए, जिसमें मैं आपको हिंदी वगैरह पढ़ा रहा हूँ, है ना। पब्लिक आंसर आपको मैथ्स रीजनिंग वगैरह पढ़ा रहे हैं। तो अभी आगामी दिनों में जेल प्रहरी का बैच आ रहा है, एमपीएसआई का बैच आ रहा है, एएसआई का बैच आ रहा है, ग्रुप 4 का बैच आ रहा है, सहायक ग्रेड 3 का बैच आ रहा है। साथ ही साथ तमाम प्रकार के व्यापम के सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाइव बैच आ रहे हैं अनअकैडमी पर। एमपी के टॉप एजुकेटर के साथ अपनी एमपीपीएससी और व्यापम के तमाम एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। अगर आप अभी अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आप इस कोड का यूज करके बहुत अच्छा डिस्काउंट ले सकते हैं। SA+ कोड का यूज करेंगे आप तो आपको बहुत शानदार डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आप बहुत कम से कम फीस में अनअकैडमी के साथ सारी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेकर, एक बार आपको कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना होता है और आगामी 6 माह या 1 साल तक आप सारे बैच पढ़ सकते हो, सारे टीचर्स के सारे बैच पढ़ सकते हो, है ना। चलिए, तो प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट जानकारी थी अभी आपको बता दी मैंने, है ना। आप जान रहे हैं कि 19 जनवरी से जो है बैच चालू हुआ है, बाइलिंगुअल बैच चालू हुआ है एमपीपीएससी में, ठीक है। चलिए, प्रीलिम्स का बैच भी बहुत जल्दी आ रहा है, आप सभी जान रहे हैं प्रीलिम्स का बैच 13 जनवरी से चालू हो चुका है ना। ऐसे तमाम प्रकार के बैच चल रहे हैं। सो अनअकैडमी में पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप, है ना, पढ़ भी सकते हैं। प्री के लिए, एमपीपीएससी प्री के लिए मैं यूनिट 7, यूनिट 9, यूनिट 10 ये 3 यूनिट पढ़ाऊंगा। समय रहा तो आपके साथ एमपीजीएस भी डील करेंगे, ठीक है। चलो बोलो हाउ। तो शुरू करते हैं, आज के प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर कोई साथी नया आया है अनअकैडमी पर और अपनी प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो प्यारा साथी जुड़ सकता है। SA+ कोड का यूज करने पर आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अपने प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, सभी लोग तैयार हैं, शुरू करें सेशंस को। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने लिंक को शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी जानकारी मिल जाए इस प्रैक्टिस सेशन के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 75-80 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे आज की क्लास में, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे, है ना। लिंक, क्लास से संबंधित सारी जानकारी आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती है, तो आप सभी साथी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको आपकी एग्जाम से संबंधित और क्लास से संबंधित सारी जानकारियां समय पे उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं सभी प्रकार की जानकारी के लिए, ठीक है। आइए, तो शुरू करते हैं अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के हमारी प्रैक्टिस सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा, फफूंद द्वारा, विषाणु द्वारा या प्रोटोजोआ द्वारा? तो आपको बताना है हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोफोबिया एक ऐसी डिजीज है
हाइड्रोफोबिया एक ऐसी डिजीज है, हाइड्रोफोबिया कहा जाता है रेबीज को, रेबीज बीमारी को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। और आप जानते हैं ये कौन से वायरस से होती है? रेबीज ये कैसे होती है? अच्छा, इसका पोल गलत चला गया, इसका आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा, सी फॉर कैट चला जाएगा। रेबीज इसका आंसर गलत चला गया, आंसर क्या जाएगा इसका? सी फॉर कैट जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ये रेबीज वायरस से होती है हाइड्रोफोबिया, रेबीज वायरस द्वारा होने वाली बीमारी है। ठीक है, रेबीज वायरस, वायरस मतलब कि विषाणु, ये रेबीज वायरस से होती है, रेबीज विषाणु द्वारा बीमारी होती है। तो हाइड्रोफोबिया जो डिजीज है ये रेबीज वायरस से, रेबीज विषाणु द्वारा होती है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और इसमें ना रोगी को, इसमें जो रोगी होता है, रोगी को जल से भय लगता है, जल से भय लगता है। तो हाइड्रोफोबिया किससे होती है बताओ? रेबीज विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी। बोलो हाउ। तो जिनने सी लगाया था उनका आंसर क्या है बताओ? सही है, जिनने सी लगाया था उनका आंसर सही है। आइए, हाँ, कवक से भी रोग होते हैं काव्य, आप सभी जानते हैं। कवक से जैसे गंजापन होता है, जैसे दमा होता है, जैसे खाज होता है, जैसे खुजली होता है, जैसे एथलीट फुट होता है, सब कवक से होते हैं। लेकिन हाइड्रोफोबिया किस बीमारी को कहते हैं? रेबीज बीमारी को कहा जाता है, और ये एक प्रकार के वायरस द्वारा होने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन ये है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? ये व्यापम का क्वेश्चन है। पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक या एपिजूटिक। अगर कोई बीमारी विश्व स्तर पर फैल जाए तो उसे क्या कहा जाता है? हिंदी में इसे महामारी कहते हैं। अगर कोई बीमारी विश्व स्तर पर फैल जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब कोई बीमारी विश्व स्तर पर फैल जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं उसे पर हम क्या कहते हैं? जैसे कि कोरोना हुआ, कोरोना विश्व स्तर पर फैला था, स्वाइन फ्लू विश्व स्तर पर फैला था, तो वो पेंडेमिक कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? पेंडेमिक कहलाता है। हाँ, WHO इसकी घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव वृक्क में स्टोन का कारण है। मानव की किडनी में, वृक्क मतलब की किडनी, तो किडनी स्टोन का क्या कारण है? आपको बताना है किडनी में स्टोन का क्या कारण है। यूरिक अम्ल है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्सलेट है, या कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, अभी टेस्ट तो दे लो आपको। पीडीएफ से क्या मतलब है? टेस्ट से मतलब है ना आपको। पीडीएफ का क्या करोगे जब प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो? ना? ये पीडीएफ पीडीएफ वाले जो लोग होते हैं, कुछ नहीं होता बेटा पीडीएफ से। मैं पिछले 8 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, विद्यार्थी भी हूँ और मैं टीचर भी हूँ। पीडीएफ से कुछ नहीं होता है। आप सभी जानते हैं कि किडनी में पथरी बनने का कारण होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, है ना। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण किडनी में पथरी बनती है। जब हम कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो हमारे शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में स्टोर हो जाता है और पथरी बना लेता है। तो मानव में पथरी बनने का कारण, किडनी में पथरी बनने का कारण होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। यूरिक यूरियोटॉलिक यूरियोटैलिक वे जंतु होते हैं जो निम्न अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। आपको बताना है यूरियोटैलिक जंतु किन्हें कहते हैं, जो किस चीज का उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल का, अमोनिया का, अमीनो अम्ल का, या यूरिया का। तो यूरियोटैलिक जंतु किन जंतुओं को कहा जाता है? ऐसे जंतु जिनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ ऐसे जंतु जिनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है उन्हें कहते हैं यूरियोटैलिक, है ना। विशेष रूप से ध्यान रखिए, तो आंसर क्या आएगा? यूरिया आएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? किसकी कमी से मधुमेह होता है? आप जानते हैं इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? मधुमेह। और इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय।
अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से निकलता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय की बीटा कोशिका से। और इसी इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? तो पेसमेकर का संबंध किससे है? लीवर से, ब्रेन से, हार्ट से या फिर लंग से? सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन पेसमेकर इज रिलेटेड? पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे आपको बताना है। आप सभी जानते हैं पेसमेकर का संबंध किससे होता है? हृदय से होता है। आप जानते हैं पेसमेकर को ऐसे नोड भी कहा जाता है, ऐसे नोड भी कहते हैं। और पेसमेकर हमारे हृदय में धड़कन उत्पन्न करता है। धड़कन उत्पन्न, हमारे हृदय में धड़कन उत्पन्न करने का काम कौन करता है? पेसमेकर करता है। और पेसमेकर का संबंध किससे होता है? हृदय से होता है। इसका काम होता है धड़कन उत्पन्न करना। इसे क्या भी कहते हैं? इसे ऐसे नोड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपको मैच करके बताना है क्या आंसर जाएगा। एक तरफ लिखा है अंतःप्रदब्बी जालिका, केंद्रक, राइबोसोम, लाइसोसोम। दूसरी तरफ लिखा है इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? आत्महत्या की थैली, कोशिका का कंकाल, प्रोटीन की फैक्ट्री और कोशिका का मस्तिष्क। आप सभी लोग जानते हैं कि अंतःप्रदब्य जालिका को कोशिका का आंतरिक कंकाल कहा जाता है। आप सभी जानते हैं केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। आप सभी जानते हैं राइबोसोम जो होता है इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। आप सभी जानते हैं लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। 2 4 3 1, 2 4 3 1, है ना। अगला ही क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्त की आवश्यकता पड़ती है। मान लो कोई व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हो गया, उसे ब्लड की आवश्यकता पड़ी, किंतु इतना समय नहीं है कि ये चेक किया जाए कि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है। तो बिना चेक किए अगर हमें उस व्यक्ति को ब्लड देना है, अगर हमें ये नहीं पता उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है और उसको रक्त देना है, तो इनमें से कौन सा रक्त समूह से दिया जा सकता है? पहला है ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव। चलो, तो इंटरनेट इश्यू आ गया था, सभी को क्लास क्लियर है? इज ऑडियो वीडियो क्लियर टू ऑल? इज ऑडियो वीडियो क्लियर टू ऑल? सभी को क्लियर है?
तो बताइए कौन सा ब्लड उसे दिया जा सकता है? पोल आपका ये रहा, ये रहा आपका पोल। तो कुल मिला के क्वेश्चन इस बात का था कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है। तो यूनिवर्सल डोनर होता है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, मानव में कितने जोड़ी ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं? ऑटोसोम। गई भैंस पानी में। हो गया गलत? गलत हो गया। गलत क्यों हुआ पता है? क्योंकि रट रहे बैठे हो आप, रट के बैठे हो इसलिए गलत हो गया। अरे मेरे भाई यहाँ भी तो देखो ये क्या लिखा है। यहाँ लिखा है क्या बताओ? ऑटोसोम। अगर पूछा जाता मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, अगर पूछा जाता मानव में गुणसूत्र, गुणसूत्र तो आंसर जाता 23 जोड़ी। लेकिन इस 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो स्त्री पुरुष दोनों में एक जैसे होते हैं, जिन्हें कहा जाता है ऑटोसोम। ऑटोसोम गुणसूत्र का मतलब होता है वो 22 जोड़ी गुणसूत्र जो स्त्री पुरुष दोनों में एक जैसे होते हैं। तो ऑटोसोम गुणसूत्र पूछा है उसने, तो आंसर क्या जाएगा? 22 जोड़ी। ये व्यापम का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन व्यापम ने पूछा था। अगर मानव में गुणसूत्र की संख्या पूछता तो 23 जोड़ी, लेकिन ऑटोसोम गुणसूत्र पूछा है। ऑटोसोम गुणसूत्र वे गुणसूत्र होते हैं जो स्त्री पुरुष दोनों में एक जैसे होते हैं, तो उनकी संख्या होती है 22 जोड़ी। तो आंसर सी जाएगा। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्रित हो जाने पर थकान लगती है ना? लैक्टिक अम्ल की, बेंजोइक अम्ल की, पायरुविक अम्ल की या यूरिक अम्ल के? मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल जम जाता है तो मांसपेशियों में थकान और दर्द देखने को मिलता है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में थकान और दर्द देखने को मिलता है। ये देखो, एमपी पुलिस का क्वेश्चन है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है, कैसे? आपको बताना है। वायरस से उत्पन्न होता है, मादा एडिस से फैलता है, बैक्टीरिया, क्यूलेक्स मच्छर, फंगस, एडिस मच्छर, प्रोटोजोआ और एनाफिलीज मच्छर। फिर बताओगे? बताओ। तो आप जानते हैं कि डेंगू जो होता है वो अरबो वायरस से होता है। डेंगू अरबो वायरस से होता है। अरबो वायरस डेंगू का क्या है बताओ? कारक है। और एडीज इजिप्टी मच्छर, एडीज मादा, मादा एडीज मच्छर जो है इसका क्या है बताओ? वाहक है। आंसर जाएगा फर्स्ट वाला, अरबो वायरस। एक तरफ लिखे हुए हैं बीमारियों के नाम और दूसरी तरफ लिखा है उन बीमारियों से बचाव के लिए टीका। टीका मतलब वैक्सीन के नाम। आपको बताना है कौन सी बीमारी के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, अगर आप प्लेटफॉर्म पे नए हैं, अनअकैडमी एमपीपीएससी और व्यापम के तमाम एग्जामों की तैयारी अनअकैडमी प्लस पर कराई जाती है। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप इस कोड का यूज करेंगे, ऐसे प्लस कोड का, तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको बताना है क्या आंसर जाएगा।
चलिए देखिए, तो अब जानते हैं टीबी के लिए लगाया जाता कौन सा, बीसीजी का टीका। निमोनिया के लिए लगता है पीसीबी का टीका। टाइफाइड के लिए लगता है टीएबी का टीका। रेबीज के लिए लगता है एसडीसीबी का टीका। 3 2 4 1, 3 2 4 1 आंसर जाएगा सेकंड वाला। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा या युगलिना। पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न होने वाला जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न होने वाला जीव कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न हुआ था नीलहरित शैवाल, जिसे कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, हिंदी में से कहा जाता है नील हरित शैवाल कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि ये एक प्रकार का शैवाल है, इसका नाम में जरूर शैवाल आ रहा है, लेकिन नील हरित शैवाल शैवाल नहीं है। नील हरित शैवाल एक प्रकार का जीवाणु है, ये साइनो जीवाणु होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नील हरित शैवाल एक शैवाल नहीं है, एक प्रकार का साइनो जीवाणु है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, समुद्र में हुई थी, इसलिए कहा जाता है कि जीवन की उत्पत्ति जल में हुई और ये सबसे पहले उत्पन्न हुआ था। मछलियों में श्वसन होता है त्वचा द्वारा, नाक द्वारा, गलफड़ों द्वारा या फिन्स द्वारा। मछलियों में श्वसन कहाँ से होता है? तो मछलियों में श्वसन कहाँ से होता है? आप सभी जानते हैं मछलियों में सांस लेने के लिए क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। मछलियों में सांस लेने के लिए गिल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हिंदी में गलफड़ कहते हैं, है ना। चलो तेल, देखो एमपीएसआई का क्वेश्चन है ना, ये एमपीएसआई का क्वेश्चन है। तेल युक्त व वसा युक्त भोजन में बदबूदार गंध को विकसित होने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, रंजक, आस्वादक, प्रतिरक्षक या प्रतिऑक्सीकारक। तो अगर आप तेल या घी खा रहे हो तो तेल या वसा युक्त भोजन में बदबू को रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, which of the following additives use in food to avoid odor from fat or oily food। तो एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि वसा में ऑक्सीजन की कमी होती है तो वसा हमेशा ऑक्सीकृत होना चाहती है, तो जब वसा ऑक्सीकृत होती है तो बदबू उत्पन्न करती है, इसलिए ऑक्सीकृत को होने से, वसा को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए उसमें प्रतिऑक्सीकारक मतलब एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। आपको मैच करना और बताना है। एक तरफ लिखा है बीमारियों के नाम और दूसरी तरफ लिखे हैं कौन सी बीमारी किसके कारण होती है। एक तरफ बीमारियों की लिस्ट दी है, दूसरी तरफ कौन सी बीमारी किसके कारण होती है आपको बताना है। बताओ आराम से। पोल का टाइम आपको कम तो नहीं पड़ रहा, नहीं तो पोल का टाइम बढ़ाया भी जा सकता है। 15 सेकेंड दे रहा हूँ अभी मैं, 30 सेकेंड भी किया जा सकता है। आप सभी जान रहे हो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, पोलियो होता है आप जानते हैं पोलियो वायरस से, तपेदिक मतलब होता है टीबी, और टीबी होता है जीवाणु से, और दाद होता है कवक से। 4 3 2 1, 4 3 2 1। लाइकेन एक मिश्र जीव है जो बने होते हैं, आपको पता ना लाइकेन किन किन जीवों से बनता है। हाँ, क्षय रोग भी बोलते हैं टीबी को। लाइकेन किन किन जीवों से बनता है, कवक जीवाणु से, कवक शैवाल से, कवक ब्रायोफाइटा या शैवाल जीवाणु से। लाइकेन में कौन से दो जीव सहजीविता का संबंध रखते हैं, लाइकेन में कौन से दो जीव आपस में मिलकर एक दूसरे को जिंदा रखते हैं आपको बताना है।
आप सभी जानते हैं लाइकेन जो होता है ये कवक और शैवाल की सहजीविता होती है। लाइकेन जो होती है ना, लाइकेन एक सहजीवी का उदाहरण है। सहजीवी उन जीवों को कहा जाता है जहां दो जीव एक दूसरे को जीवित रखते हैं। जहां दो जीव एक दूसरे को मिलकर क्या करते हैं बताओ, जीवित रखते हैं। तो लाइकेन में कवक और शैवाल की सहजीविता होती है ना। लाइकेन से आपको लिटमस पेपर मिलता है। लिटमस पेपर जानते हो? लाइकेन से लिटमस पेपर प्राप्त होता है। लिटमस पेपर वो होता है जिससे अम्ल व क्षार का निर्धारण किया जाता है। लिटमस पेपर वो होता है जिससे अम्ल व क्षार का निर्धारण किया जाता है। और लाइकेन जो होता है ये वायु प्रदूषक का सूचक भी होता है। वायु प्रदूषक का सूचक होता है। लाइकेन हमें वायु प्रदूषण के बारे में जानकारी देता है ना। हेनली का जो लूप है किससे संबंधित है? जनन अंग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, नर्वस सिस्टम से, सर्कुलेटरी सिस्टम से या एक्सक्रेटरी सिस्टम से? तो लूप ऑफ हेनली रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम? चलो 200 से ज्यादा लोग देख रहे हैं अभी क्लास को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजो। तो आप जानते हैं हेनली का लूप जो होता है वो नेफ्रॉन में पाया जाता है, और नेफ्रॉन किडनी में पाई जाती है, और किडनी हमारा उत्सर्जन तंत्र का भाग है। किडनी हमारे उत्सर्जन तंत्र का भाग है। बोलो हाउ। ठीक है, आइए बोलो हाउ। नाभिक के अलावा किस अंग में, किस कोशिका अंग में डीएनए होता है? एमपी जेल डिपार्टमेंट ने पूछा था, जहां तक व्यापम का क्वेश्चन है ना। केंद्रक के अलावा किस कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है? ठीक है, तारक काय में, गोल्गी उपकरण में, लाइसोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में? ठीक है, अच्छा। तो आप जानते हैं केंद्रक के अलावा किस कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है? तो आप मानते हैं कि केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है इसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। इसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए संतान में, मतलब कि बच्चों में, हमेशा माता से आता है। हमेशा माता से आता है, कभी भी पिता से नहीं आता माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, है ना, ध्यान रखना। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? ग्रुप ओपन नहीं हो रहा है, इस पर क्लिक करो, ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, इस पे सारी जानकारी मिल जाती है। इसको खोलो, ज्वाइन कर लो। बोलो हाउ। ठीक है, तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, आपको बताना है। नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं यार, जो चीज हो ही नहीं रही उसके लिए परेशान क्यों हो रहे हो। मत करो ओपन। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो आप जानते हैं कि जो कोशिका भित्ति होती है, आप जानते हैं जो कोशिका भित्ति होती है ये पादप कोशिका में तो होती है, लेकिन जंतु कोशिका की चर्चा करें तो जंतु कोशिका में नहीं होती है। तो पादप और जंतु कोशिका भित्ति के आधार पर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, है ना, जिसे सेल वॉल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका झिल्ली को या सेंट्रोसोम को? किस कोशिका अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? किस कोशिका अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। बोलो हाउ। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं।
राइबोसोम द्वारा, क्रोमोसोम द्वारा, प्लाज्मा द्वारा या लाइसोसोम द्वारा? राइबोसोम, क्रोमोसोम, प्लाज्मा या लाइसोसोम? कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं जानबूझ के नहीं देता, क्योंकि मैं जब कंप्यूटर पढ़ा रहा था तो कंप्यूटर पढ़ाते समय मैंने बोला था कि कंप्यूटर के बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और क्या कराऊंगा। जो चीज भूल चुका हूँ कंप्यूटर के कोर्स में, आप 50 बार भी पूछेंगे तो यहाँ रिप्लाई नहीं करूंगा मैं। जो चीज ऑलरेडी बोल चुका हूँ मैं, उसको मैं क्यों बोलूंगा? ऐसा नहीं कि कमेंट दिखता नहीं, मुझे हर एक कमेंट दिखता है। अगर मैं नहीं रिप्लाई कर रहा हूँ तो जानबूझ के नहीं रिप्लाई कर रहा हूँ। जीवों में आनुवांशिक लक्षण, कंप्यूटर के कोर्स में बोल ही गई है चीज कि कब मैं कौन सा कोर्स कराऊंगा। तो जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं, किसके द्वारा बताना है आपको? तो तुम्हें ये कैसे पता? कंप्यूटर की क्लास नहीं देखी तो अगला एनवायरमेंट आने वाला है। चलो हटाओ उस चीज को, आपको पता लग जाएगा, जब भी आएगा कोर्स पता लग जाएगा। आइए, तो अब जानते हैं क्रोमोसोम द्वारा। ठीक है, क्रोमोसोम द्वारा भी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करना है तो, नहीं करना है तो आराम करिए। जब भी नया कोर्स आएगा जानकारी मिल जाएगी आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की आनुवांशिक इकाई कहते हैं? गुणसूत्र को, डीएनए को, जीन को या केंद्रक को? गुणसूत्र को, डीएनए को, जीन को या केंद्रक को? शरीर की आनुवांशिक इकाई किसे कहते हैं? विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जीन को शरीर की आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। जीन को शरीर की आनुवांशिक इकाई कहते हैं, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है भैया मेरा, और वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाता भी नहीं हूँ, है ना। आए दिन बच्चे फोन लगाते हैं, कॉल करते हैं, और खासकर उस गुस्सा उन बच्चों पर आती है जो बिना मैसेज किए फोन लगा लेते हैं। सीधा उन्होंने फोन उठाया, लगा लिया, जैसे मास्टर फ्री बैठा हुआ है। मैं दिन में 8-8 9-9 क्लासेस लेता हूँ, क्लास में रहता हूँ, फोन उठाया लगा दिया। ठीक है, आ जाओ। तो कायदा कानून ये कहता है, अगर हम भी अपने मास्टर को फोन लगाते हैं तो पहले हम उनको मैसेज करके पूछते हैं, सर इस टाइम पे कॉल किया जा सकता है क्या? नहीं, फोन उठाया लगा दिया, है ना। तो, है ना, और फिर पता है नहीं उठाओ तो पता है कब लगाएंगे? फिर 3-4 बार नहीं उठाया फिर वो संडे को लगाएंगे। अब उनको नहीं पता कि संडे को कितना काम होता है मास्टर को, है ना। जो संडे को फोन लगाते हैं ना, वो मुझे लगते हैं एकदम शैतान, है ना, सबसे बेकार बच्चे लगते हैं वो। ठीक है, आइए, अगला क्वेश्चन ये रहा, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डीऑक्सी राइबोज या राइबोज? डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? कौन सी शुगर डीएनए में पाई जाती है? आप सभी जानते हैं डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, क्योंकि इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। डीएनए की द्विकुंडलीनुमा संरचना किसने दी थी? बताना है आपको, डीएनए की द्विकुंडलीनुमा संरचना के बारे में किसने बताया था? खैर अभी डीएनए प्लस पर पढ़ाऊंगा मैं, प्लस पर आपको डीएनए आरएनए और पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं है डीएनए आरएनए। पीएससी बैच में पढ़ा चुका हूँ, व्यापम बैच में नहीं पढ़ाया है। तो हम जानते हैं कि डीएनए की द्विकुंडलीनुमा संरचना वॉटसन और क्रिक ने दी थी। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है? लोह, सोडियम, ऑक्सीजन या आयोडीन?
अगर तुमसे कहे मानव शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व बताओ, तो आंसर है ऑक्सीजन। अगर कहे मानव शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज बताओ, तो आंसर है कैल्शियम। अगर कहे मानव शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला यौगिक बताओ, तो आंसर है जल, H2O। अगर कहे मानव शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक बताओ, तो आंसर है प्रोटीन। तो अभी उसने मानव शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व पूछा था, इसलिए आंसर क्या आया, ऑक्सीजन। कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता, बच्चा रटे रहता है कि मानव शरीर में जल सबसे ज्यादा पाया जाता है। अरे अगर तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन आंसर जाएगा, और अगर यौगिक पूछेगा तो जल आंसर जाएगा। ये सारी चीजें प्लस की क्लास में बताई हैं आपको। मानव शरीर में कितने दांत जीवन काल में 2 बार आते हैं? कितने ऐसे दांत हैं जो जीवन काल में 2 बार आते हैं? मतलब पहले आएंगे, दूध के दांत आते हैं, आगे टूट जाते हैं, दोबारा आते हैं। अल्टीमेटली यही पूछा गया है कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। आप सभी जानते हो कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। 20 दांत आते हैं, टूट जाते हैं। मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और कौन से होते हैं, मोलर, है ना? होता है क्या नहीं? मनुष्य का दंत सूत्र कितना होता है, 2। आप जानते हैं 2, 1, 2, 3, ये क्या होता है बताओ? मनुष्य का दंत सूत्र होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पेनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत या आमाशय? पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? आप सभी जानते हैं मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में संपन्न होता है, और छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है। बड़ी आंत का काम होता है केवल जल व लवण का अवशोषण, बस ये काम होता है बड़ी आंत का। बाकी भोजन का पूर्ण पाचन पाचन हो जाता है छोटी आंत में, भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च, प्रोटीन, रेशे या वसा? लार किसको पचाती है? लार किसके पाचन में सहयोग करती है? आप सभी जानते हैं कि जो लार होती है ना, वो लार जो होती है, लार में पाए जाते हैं एंजाइम। लार में पाया जाता है एक एंजाइम जिसे कहते हैं टाइलिन एंजाइम। और ये जो टाइलिन एंजाइम होता है, ये स्टार्च को पचाने वाला एंजाइम है। ये स्टार्च को क्या करता है, पचाता है। स्टार्च पाचक एंजाइम होता है ये। तो ये है आंसर जाएगा हमारा, ए फॉर एप्पल। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। कौन सा पाचन प्रोटीन को पचाता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है? यूरिएज, सल्फेज, ट्रिप्सिन या प्रोटीएज? प्रोटीन पाचन एंजाइम कौन, पाचक एंजाइम कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाता है। ये प्रोटीन का पाचन करता है। वो कहाँ से निकलता है? ये हमारे अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय से निकलता है। और ये कार्य कहाँ पे करता है? ये कार्य करता है छोटी आंत में। निकलता अग्नाशय से, काम करता है छोटी आंत में। समझ पा रहे हो? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, अपटोग्रंथि या आमाशय ग्रंथि? आप सभी जानते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लीवर। यकृत जो होता है ना, यकृत,
ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ा अंग है, सबसे भारी अंग है, सबसे तेज कोशिका विभाजन भी इसी में होता है। इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता भी पाई जाती है, एकमात्र ऐसा अंग है जो दोबारा बन सकता है ना। तो आंसर क्या जाएगा? यकृत। खट्टे विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, चर्म को सुरक्षित रखता है। विटामिन ए, बी, सी, डी। कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है? है ना, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप जानते हैं खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। प्री के लिए कोर्स फरवरी के फर्स्ट वीक से आना चालू हो जाएंगे। यूनिट 7, यूनिट 9 और यूनिट 10 मैं फरवरी के फर्स्ट वीक में चालू करूंगा। फरवरी के फर्स्ट वीक में कोर्स चालू होंगे। किसके लिए बताओ? प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो कोर्स है ना, वो फरवरी के फेब के फर्स्ट वीक में चालू किए जाएंगे। ठीक है, बोलो हाउ। अगला क्वेश्चन ये रहा, रक्त का थक्का किस विटामिन की आवश्यकता होती है? रक्त का थक्का बनाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? मुझे भी नहीं पता यार कि मेंस में वाले कौन सी वाली क्लास चल रही है ना, मुझे भी नहीं पता। तो रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन सी, डी, के, ई किसकी होती है बताना है आपको। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, अब पता नहीं इन प्रश्नों को क्यों पूछा था। ऐसे प्रश्नों पर बैन लगा देना चाहिए अब, क्योंकि हजारों बार पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न, अब क्यों रिपीट किए जाते हैं आयोग द्वारा, मैं तो सोचता हूँ। है ना, सभी को पता है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। कमेंट पे आंसर ना करें, आंसर करना है पोल में ही आंसर करें, है ना, कोई भी कमेंट पे आंसर ना करे। है ना, एग्जाम वाला आप जैसे लोगों को ढूंढ रहा होता है तभी ऐसे क्वेश्चन देता है। विटामिन डी का स्रोत है नींबू, सूर्य की किरणें, संतरा, काजू। कोई टिप्स नहीं है, दिमाग को स्थायी रखो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, शांत दिमाग से आंसर लगाओ, कोई ट्रिक नहीं है और इसकी। ठीक है, गलती आप कर रहे हो, आपको पता होगा कि गलती आप क्यों कर रहे हो, मुझे थोड़ी पता कि आप क्यों गलती कर रहे हो। आपको पता है ना कि आप गलती क्यों कर रहे हो, है ना, तो आप सुधार सकते हो उसको। तो सूर्य की किरणें जो होती हैं विटामिन डी का स्रोत मानी जाती हैं। सूर्य की किरणें जो होती हैं वो विटामिन डी का स्रोत मानी जाती हैं। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में, अमाशय में, प्लीहा में या उदर में? तो विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? वो बताना, वेयर विटामिन ए गेट्स स्टोर इन आवर बॉडी। तो आप जानते हैं कि विटामिन ए जो होता है हमारे लीवर में स्टोर होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। और अगर विटामिन ए की कमी हो जाए, तो विटामिन ए की कमी से एक बीमारी होती है जिसे कहते हो आप जीरोप्थेलमिया। जीरोप्थेलमिया। विटामिन ए की कमी से एक बीमारी होती है जिसे कहते हो रतौंधी। विटामिन ए की कमी से एक बीमारी होती है जिसे कहते हो नेक्टेलोपिया। जिसे क्या कहते हो बताओ? नेक्टेलोपिया। विटामिन ए की कमी से एक बीमारी होती है जिसे कहते हो किरेटोमलेशिया। जिसे कहते हो किरेटोमलेशिया। बच्चा क्या याद करके जाता है? बच्चा केवल रतौंधी याद करके जाता है, फंस जाता है फिर पेपर में। जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वह है विटामिन B1, B2, B6, B12। ठीक है, अभी मैंने अपना बॉडी चेकअप कराया था, विटामिन B2, B12 की मैं आंसर क्यों बता रहा हूँ? आपने कुछ सुना नहीं ना? आपने कुछ सुना तो नहीं?
है ना। विटामिन B12 की कमी पाई गई। तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है बताओ? विटामिन B12 में पाया जाता है ना। अमूमन इसकी कमी हो जाती है शरीर में, आजकल पता ही नहीं चलता हमें। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो आ जाओ। अगला है थाइमिन। क्या है? विटामिन C, B2, B1 या B1? बताओ बेटा, थाइमिन किस विटामिन का नाम है? आओ विटामिन वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले। है ना। आप जानते हो थाइमिन किसे कहते हैं? विटामिन B1 को कहा जाता है ना। आ जाओ, अगला क्वेश्चन ये रहा। आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा सही मैच नहीं खा रहा है ना। कौन सा सही मैच नहीं खा रहा? अब नंदनी, आपको तो यार मिठाई टाई खिलानी चाहिए मुझे। सर मेरा बर्थडे आज, मिठाई खाओ आप। विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है ना। विटामिन B की कमी से, B3 से पेलाग्रा, ठीक है। फॉलिक एसिड मतलब कि विटामिन B9 की कमी से एनीमिया, रक्त अल्पता, ठीक है। विटामिन D की कमी से ना रिकेटस होता है, ये बाणांधता नहीं होता, मतलब ये वाला गलत है। नंदिनी थैंक यू। तो बोले मिठाई के बारे में कोई चर्चा नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। कब होगा वो? अधोलिखित में से कौन सा यौगिक विटामिन नहीं है? नियासिन, थायरोक्सिन, राइबोफ्लोविन या पायरिडॉक्सिन? कौन सा विटामिन नहीं है? 222 लोग देख रहे हैं क्लास को, एंजल नंबर है ये, 222। चलो, है ना। आइए, तो आप जानते हैं कि नियासिन ये होता है विटामिन B3 को कहते हैं। राइबोफ्लोविन आप जानते हैं विटामिन B2 को कहते हैं। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 को कहते हैं। थायरोक्सिन एक हार्मोन है। ये क्या होता है? एक हार्मोन होता है। प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो आप जानते हो प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है? सोयाबीन में होती है। बताया था कि नहीं? याद करो, आप सभी को बताया था कि सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। मजा आ रहा है? हमारे जो बाल होते हैं ना, जैसे मेरे सिर में तो खत्म से हो गए हैं बाल, ठीक है। हमारे बाल किस प्रोटीन के बने होते हैं? आपको बताना है। ग्लोबुलिन, म्यूसिन, क्रेटिन या केसिन? आपको पता है कि हमारे बालों में, हमारे नाखून, व त्वचा, इनमें पाया जाता कौन सा प्रोटीन? क्रेटिन प्रोटीन। कैरोटीन नहीं है, ये क्रिएटिन है। कैरोटीन गाजर में पाया जाता है, ये क्रिएटिन है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? कौन सा सैकराइड पाया जाता है दूध में? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या सेलोवाइलो?
आप सभी जानते हो दूध में पाया जाता है लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज होती है। बोलो हाँ। जो थक गए हैं वो क्वेश्चन को लीव कर सकते हैं, और जिनको अच्छा लग रहा है वो कंटिन्यू करें। अभी आधे क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन और होंगे भी जितने भी करा दिए हैं। आइए, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा, विटामिन द्वारा, एंजाइमों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, दूध का दही में परिवर्तन। कौन सा बैक्टीरिया है जो दूध को दही में बदलता है? ठीक है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, कौन सा होता है बताओ? लैक्टोबैसिलस होता है। चलो अब बताओ, वायु, ये कबूतर अंदर क्या कर रही है? ओए 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 भाई, किधर जा रही है? लैक्टोबैसिलस, पानी, संपर्क, घाव। मड़िया गया है, ऐसे गर्दन हिला रही है, ऐसे मस्त तरीके से आ गया है घर में, यहाँ से दरवाजा है, ऐसे गर्दन हिला रही है बैठ के इस तरीके से, है ना? तो आपको मैच करके बताना है, टिटनेस, टीबी, कोलेरा या सिफिलिस। ये मेरी बालकनी है ना, बालकनी में वो अंडे दे रही है कबूतरी, तो ये कबूतर उसकी रक्षा करता है घूम घूम के, है ना? तो पोल दे दें आपको, पोल। आप जानते हैं कि खांसने छींकने से फैल सकती है टीबी, मतलब वायु द्वारा टीबी फैल सकती है, पानी द्वारा हैजा फैलता है, संपर्क से सिफिलिस फैल सकता है, और घाव के माध्यम से टिटनेस फैलता है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1। चलो बताओ, उसके पैर की आवाज आ रही है, वो चल रहा है ठप 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 ठप। प्लेग, फाइलेरिया, वेरी या टाइफाइड? आप सभी जानते हैं प्लेग होता है पिस्सुओं के काटने से, फाइलेरिया मतलब हाथी पांव होता है मच्छरों के काटने से, वेरी होता है विटामिन की कमी से, और टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है। 2 3 4 1, 2 3 4 1। एथलीट फुट बीमारी किससे एथलीट फुट बीमारी जीवाणु से, फफूंद से, प्रोटोजोआ से, या कवक से? एथलीट फुट किससे होती है? एथलीट फुट को कहते हैं अपन धावक पांव, पांव में छाले पड़ जाते हैं एथलीट फुट के कारण। और एथलीट फुट होती है कवक से, किससे होती है बताओ? कवक से। और कवक को फफूंद भी कहा जाता है। एथलीट फुट कवक से होती है, कवक को फफूंद भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन ए, बी, सी, डी। किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तुक्का, काय का तुक्का? आप जानते हो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है, पढ़ाया है भैया। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा, इसलिए अभी तक जितने चैप्टर पढ़ाए हैं सबका प्रैक्टिस करा दिया मैंने। टॉपिक वाइज तो नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन जब भी समय मिलता है करा देता हूँ प्रैक्टिस।
अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? विटामिन सी का, ओमेगा 3 अम्ल का, आवश्यक अमीनो अम्ल का, एंटीऑक्सीडेंट का। डेली क्लास रहती है प्लस पर, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, हिंदी पढ़ाया जा रहा है, पूरे पटवारी के सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, प्लस पर क्लास रहती है। इसके लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, और डिस्काउंट चाहते हैं तो ये कोड चिपका देना, नहीं चाहते हैं तो बिना कोड के ले लेना। ठीक है, आइए। कबूतर उड़ रहा है, क्या कर रहा है? तो आप जानते हैं अलसी में पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, है ना। डीपीटी का टीका किन बीमारियों के लिए लगाया जाता है? ठीक है, चला गया बाहर वो। मैंने उसको बोला मैं कबूतरी को पकड़ लूंगा, तो भाग गया बाहर वो। नहीं, तो जानते हो डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, है ना। डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। फिर आ गया। ठीक है, चलिए। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में यार देखो, दिल तो, दिल में गम तो काफी छुपे हैं, लेकिन कक्ष कितने छुपे हैं आपको बताना है। कितने कक्ष होते हैं भैया हमारे हृदय में? जख्म तो खूब छुपे हैं, है ना। बेहिसाब, बेइंतहा जख्म छुपे हुए हैं, लेकिन कक्ष में हृदय कितने हैं? कक्ष में हृदय नहीं, हृदय में कक्ष कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल के साथ 4 कक्ष होते हैं, और 4 ही नोड पाए जाते, 2 नोड पाए जाते हैं, ऐसे नोड, एवी नोड, और 4 बॉल पाए जाते हैं। ठीक है, चलो मैच कराओ। एक तरफ दिया गया है बीमारियों के नाम, दूसरी तरफ इन बीमारियों को पहचानने के लिए लगाए जाने वाले टीकों का नाम। एक 3, और प्लेग के लिए करते हैं बेसन स्टेन टेस्ट, मलेरिया के लिए रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट। देखो 1 3 2 है, 1 3 2 4, तो आंसर जाएगा कौन सा? सी फॉर कैट जाएगा। 1 3 2 4 के साथ आंसर क्या जाएगा? सी फॉर कैट। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु को नष्ट करना, तल्पता को रोकना, लोह उपयोग। हीमोग्लोबिन का क्या काम है? आपसे जानते हैं हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना।
ये कोयल बोल रही है, कोई बोल रहा है। आपको क्या लेना देना, आपको बस मेरी आवाज आनी चाहिए। इनमें से रक्त दाब मापने में किसका प्रयोग करते हैं? स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, स्पिग्नोमीटर या एमीटर? रक्त दाब मापने में। तो आप जानते हैं स्पिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए किया जाता है। पोल नहीं आया था, ऐसा हो नहीं सकता पोल ना आया हो। नहीं आया? वाह बेटे, लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं यकृत में, गुर्दे में, हृदय में, अस्थि मज्जा में। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आप सब जानते हो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है बोलो? अस्थि मज्जा में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? चेचक, मलेरिया, हैजा या तपेदिक? पानी के कारण कौन सा होता है दूषित जल को पीने से? आप सब जानते हो दूषित जल को पीने से फैलता है हैजा। दूषित जल को पीने से कौन सा फैलता है? हैजा फैलता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगला क्वेश्चन ये है, H1N1 विषाणु प्रायः समाचार पत्रों में निम्नलिखित में से किस बीमारी के संदर्भ में उल्लेखित किया जाता है? एड्स। H1N1 वायरस से कौन सी बीमारी होती है? एड्स, बर्ड फ्लू, डेंगू या स्वाइन फ्लू? तो जानते हैं H1N1 वायरस से क्या होता है? स्वाइन फ्लू होता है। स्वाइन फ्लू होता है H1N1 से, और बर्ड फ्लू होता है H5N1 से। ये ध्यान रखना है, दोनों बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, मिलाओ जरा। एक तरफ लिखे हैं बीमारियों के नाम और दूसरी तरफ लिखे हैं उनके वाहक। ठीक है, तो बताना है आपको। चलो मिला के बताओ क्या आंसर बनने वाला है। आप सभी जानते हैं कि एडीज इजिप्टी इससे क्या होता है? डेंगू होता है। दो, मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज से क्या होता है? मलेरिया होता है। एक, क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया होता है। तीन, बालू मक्खी से काला जर होता है। चार, दो एक तीन चार, दो एक तीन चार। अगला क्वेश्चन ये रहा, एल्कोहल के निरापेशन के लिए निम्नलिखित में से निम्नलिखित मानव अंग उत्तरदायी है? तो एल्कोहल के को जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए, एल्कोहल को डीएक्टिवेट करने के लिए, एल्कोहल के निरावेशन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी होता है? मतलब कुल मिला के एल्कोहल का प्रभाव कौन से अंग पर पड़ता है? कुल
कुल मिला के आपसे कह रहा है अल्कोहल का प्रभाव कौन से अंग पे पड़ता है। तो जानते हैं अल्कोहल का प्रभाव पड़ता है यकृत पे। शरीर के ताप का नियंत्रण करता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम या मेडुला। तो शरीर के ताप का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कौन सी ग्रंथि करती है। आप सभी जानते हो कि शरीर का ताप को नियंत्रित करना ही किसका काम होता है। हाइपोथैलेमस का काम होता है। हाइपोथैलेमस कैन कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस कैन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। बुलाओ। चलो आगे चलते हैं आपके साथ। अगला क्वेश्चन आपके साथ ये रहा। थक तो नहीं गए हो। थक तो नहीं गए, बोर तो नहीं हो गए। अभी क्वेश्चन और है क्योंकि अभी लगभग हम और क्वेश्चन करेंगे, है ना। पूरा प्रैक्टिस करा देंगे, जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है उसकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ। भूख तो मैंने भी नहीं खाया यार सुबह से कुछ। मैंने तो आज नहाया भी नहीं है। ठीक है, अभी आपकी क्लास खत्म करके मैं नहाऊंगा फिर खाना खाऊंगा। केवल 2 केले खाए हैं। अभी कबूतर ऐसे घूम रहा है, लगता है कि ये मेरे पेट में ही जाएगा। आ जाओ, अगला क्वेश्चन ये है। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण करने वाला हार्मोन है। अरे ना बाबा ना, मैं नहीं, कबूतर वोतर नहीं खाता हूं मैं। इतना कबूतर वोतर नहीं खाता हूं, ऐसा मत समझो यार, तो मजाक था भाई, है ना। तो कौन सा हार्मोन है जो मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है। अरे कोई सा भी दिन हो, मैं नहीं खाता कबूतर वूतर। कबूतर कोई खाने की चीज है क्या। कबूतर खिलाने की चीज है, उसको पकड़ के खिलाया जाता है हाथ में पकड़ के, है ना। तो आप जानते हैं कि एंटी डाई यूरेटिव हार्मोन, एंटी डाई यूरेटिव हार्मोन जो होता है हमारे वृक्क से मूत्र की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है, आइए। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। हृदय, फेफड़ा, गुर्दा या स्प्लीन। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। उसके भी बच्चे हैं, हम क्यों खाएंगे यार। हम तो उसको दाना भी देते हैं, आसन भी देते हैं उसको कि भैया रहो यहीं खाओ। और तो और हम तो कपड़े भी डाल देते हैं बाहर कि लो भैया ये कपड़े डाले हमारे, इन पे अच्छी बढ़िया पोटी करो। तो कपड़ों को गंदा कर जाते हैं वो। कबूतर जो है ना, कपड़े सूखने डाले और ये समझो कि उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया करी। और जिस दिन मैं कोई जैकेट वैकेट डालूंगा, अगर अन अकेडमी की टी शर्ट डाल दी सूखने, तो उनको कारनामा करना है फिर। अन अकेडमी की टी शर्ट डाल दी या अपनी जैकेट डाली तो वो कारनामे करेंगे, फिर 2-4 लोगों को और लेकर आएंगे कारनामे करने के लिए। काली को एकदम सफेद कर देंगे वो, है ना। तो मलेरिया में आप जानते हैं क्या प्रभावित होता है, स्प्लीन प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, सिलिकोसिस एक बीमारी है जो किससे संबंधित है। पोल आया कि नहीं आया। नहीं आया। तो आप जानते हैं सिलिकोसिस एक ऐसी बीमारी है जो फेफड़ों से संबंधित है। सिलिका की धूल जब हमारे फेफड़ों में बैठती है
सिलिका की धूल जब फेफड़ों में जमा होती जाती है तो सिलिकोसिस बीमारी होती है। टीबी रोग के परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? अभी तो बताया था टीबी के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। अब आप बताओ, टीबी को पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो आप सभी जानते हो टीबी की टेस्ट पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो टीबी की पहचान के लिए अपन करते हैं मोनटेक्स टेस्ट करते हैं, मोनटेक्स। अगला क्वेश्चन आपको मैच करके बताना ग्रंथि वाले अध्याय का क्वेश्चन है। ये आपके विकल्प रहे, ठीक है, ये आपके विकल्प है। जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि। आपको मैच करके बताना है इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन, वृद्धि हार्मोन और कार्टिसोल, ठीक है। अरे पहले मैं तो देख लूं कि कौन सा जाएगा, कौन सा जाएगा। मुझे भी तो समय लगता है मैच करने में, मैं पहले से थोड़ी टिक करके रखता हूँ आंसर। जितने आप चाहो उतने क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। वरुण भाई, जनन ग्रंथि आप जानते हो, जनन ग्रंथि से क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। पीयूष ग्रंथि से आप जानते हो क्या निकलते हैं? वृद्धि हार्मोन निकलते हैं। अग्नाशय ग्रंथि से क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। और अधिवृक्क से कार्टिसोल, ठीक है। तो यहाँ 4 लिख लो, तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 आंसर जाएगा सी फॉर कैट। लीडर बोर्ड लास्ट में बताएंगे, लीडर बोर्ड क्लास के लास्ट में बताया जाएगा जब टेस्ट खत्म हो जाएगा। बस 20-25 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है, उसके बाद लीडर बोर्ड दिखाया जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन ये है। एक तरफ दिए गए हैं बीमारी के नाम, दूसरी तरफ दिए गए हैं उनके कारण, ठीक है। टाइम चाहिए थोड़ा सा। देखो हीमोफीलिया आप जानते हैं एक आनुवांशिक रोग है ना। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसे शाही रोग भी कहते हैं। डायबिटीज जो है हार्मोनल गड़बड़ी से होता है, इंसुलिन हार्मोन की गड़बड़ी से। रिकेटस जो है हीनता से होता है, किसकी हीनता से? विटामिन डी की हीनता से होता है। और रिंग बॉम जो है कवक के द्वारा होता है। 4 2 3 1 4, 2 3 1 4। डेंगू एक बुखार है, निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू में शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की या जल की? तो डेंगू नामक बुखार में शरीर में किसकी कमी हो जाती है? आप जानते हैं डेंगू बुखार में शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू होता अरबो वायरस के कारण है और फैलता है मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के कारण। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ठीक है, मैचिंग वाले क्वेश्चन के लिए पोल थोड़ा ज्यादा दे देंगे, ओके। ठीक, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, पोल ज्यादा दे देंगे। तो लिखा एनीमिया, ग्वाइटर, नाइट ब्लाइंडनेस, वेरी वेरी। विटामिन बी की कमी, लोहे की कमी, आयोडीन की कमी या विटामिन ए की कमी। ठीक है, ज्यादा समय दे देंगे, चिंता मत करो। ज्यादा समय दे दिया, आराम से मैच करो, बहुत समय है आपके पास, आराम से, बहुत समय है।
आराम से मैच करोगे तो भी दिक्कत नहीं, 30 सेकंड से ज़्यादा है, क्योंकि कुछ टाइम मैंने लिया मैच करने का और 30 सेकंड आपको दिया। आप जानते हो कि एनीमिया होता है आयरन की कमी से, लोह मतलब आयरन की कमी से। आप जानते हो ग्वाइटर होता है आयोडीन की कमी से, मतलब जिसे घेंगा रोग कहते हैं। आप जानते हो नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी से, और बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। 2 3 4 1, 2 3 4 1। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आने से कौन सा रोग होता है? तो हमारी मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन आने से कौन सा रोग होता है? आप जानते हैं मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन आने से होता है मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन आने से क्या होता है? मेनिंजाइटिस होता है। खाना खाते जाओ, क्लास देखते जाओ, ये तो फायदा है। वैसे ये काम नहीं करना चाहिए, दो काम एक साथ नहीं करना चाहिए। तो आप क्लास को लीव करके खाना खा सकते हो। जब खाना खा लो तो दोबारा रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना। देखो, अनअकैडमी पे पढ़ने की अच्छी बात है कि अगर आप रिकॉर्डेड देखोगे ना तो भी आपको पोल मिलेगा। अगर आप इसी क्लास को रिकॉर्डेड देखोगे तब भी आपको पोल मिलेगा, तब भी आप टेस्ट दे सकते हो। चलो खत्म, खा लो खाना, खत्म। ठीक है, लो खा लो खाना आराम से, खत्म क्वेश्चन। इतने ही क्वेश्चन थे। लीडर बोर्ड देखोगे? आ जाओ लीडर बोर्ड देख लो एक बार। लीडर बोर्ड दिखा दूं? देखो, लीडर बोर्ड दिखाने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप अपनी व्यापम एमपीपीएससी की तैयारी अनअकैडमी के साथ सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अगर आप इस कोड का यूज करते हैं, ऐसे प्लस कोड का, तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। बोलो हाउ? इस कोड का यूज करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं, है ना? सो यू कैन गेट डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कोड SA+। अनअकैडमी व्यापम किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेंगे, आपको डिस्काउंट की आवश्यकता लगे चिपका दो। आ जाओ जरा लीडर बोर्ड देख लो एक बार। ये रहा लीडर बोर्ड। आरती वेरी गुड, नेहा वेरी गुड, निकिता, एकाग्र, आशीष, लोकेश, हृदयेंद्र, प्रज्ञा, दिव्या और दुर्गेश। बाकी सभी लोगों को भी अपनी रैंक पता लग रही होगी, क्यों? बाकी सभी लोगों को भी रैंक पता लग गई होगी, किसकी कितनी रैंक है। तो देखो यार, ऐसे ही बहुत जल्दी मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेशन रखने वाला हूँ। ठीक है, आज रात में रख लूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेशन, आज रात में 100 क्वेश्चन का। आज रात में हिंदी का प्रैक्टिस सेशन 100 क्वेश्चन का, हिंदी का प्रैक्टिस सेशन रख लेते हैं 100 क्वेश्चन का, आज रात में रख लेते हैं। इसके बारे में जानकारी इस टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। चैट बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप आपको पिंड दिख रहा होगा, इसको ज्वाइन कर लो। इस ग्रुप में आपको आज रात में होने वाले हिंदी के प्रैक्टिस सेशन की जानकारी मिल जाएगी, है ना? जो प्यारे साथियों, लगभग 100 क्वेश्चन होंगे और आपको मजा आ जाएगा। हाँ, जितना अभी तक हिंदी पढ़ाया उस पूरे पर आधारित होगा। ठीक है, मैं लगातार पढ़ाते जा रहा हूँ और प्रैक्टिस कराते जा रहा हूँ। मिक्स क्वेश्चन ही रहेंगे, जितना पढ़ाया है उन सभी पर आधारित होगा। देखो, साइंस भी अभी तक जितना पढ़ाया उस पर आधारित था। लीडर बोर्ड फिर से देखना है दीप्ति, फिर से देख लो बेटा, ये रहा लीडर बोर्ड।
एमपीपीएससी में हिंदी स्टार्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, अप्रैल के बाद स्टार्ट होगी, अप्रैल के आसपास। ठीक है, हिंदी का नया कोर्स थोड़ा अप्रैल के बाद आएगा। ठीक है, पटवारी बैच में एक रिवीजन कोर्स आएगा हिंदी का, वो आएगा 16 फरवरी से। ठीक है, चलिए, तो अनअकैडमी में एमपीपीएससी कैटेगरी में मैंने हिंदी पूरा पढ़ा रखा है, एक ही कोर्स में पूरा हिंदी पढ़ा रखा है रिकॉर्डेड में। वो मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, लगभग 60 लेक्चर उसमें है, 1.5 घंटे के, मतलब मैंने लगभग 90 घंटे उसमें पढ़ाया है। उसमें पूरा पेपर कंप्लीट है, पेपर 5 मेंस। ठीक है, वो उस पटवारी के लिए बिल्कुल सफिशिएंट होगा, बस रस और छंद अलग से देख लेना, रस छंद अलग से देख लेना, यूट्यूब पे से, यूट्यूब पे पढ़ाया है रस छंद को। ठीक है, चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे साथियों का। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदा दिल रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।